नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16th वाला, द राइटर प्रोबेबली इज आर्ग्यूइंग फॉर, किस बात पर राइटर जो है आर्ग्यू कर रहा है, बहस कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमको तब समझ में आएगा जब हमने पूरा इसका एक निचोड़ निकाला, उसका क्या आर्ग्यूमेंट है, बेसिकली वो क्या मैसेज देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है वो मुझे बताओ। स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, आप ये दवाई जो है वेस्टर्न ये बंद कर दो, जो एलोपैथिक दवाई जिसको हम बोलते हैं ये पूरा बंद कर दो, क्या वो ये चाह रहा है? या फिर स्टॉपिंग द यूज ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट, ये जो महंगे महंगे MRI और ये स्कैनर, बड़ी महंगी महंगी जो एक्सरे मशीन है ये बंद कर दो, स्टॉप कर दो, ये वो बोलना चाह रहा है? ये भी नहीं लग रहा है। या फिर रीथिंकिंग अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, आप लोग जो है इस पर विचार करो, इस पर पुनर्विचार करो कि ये जो दवाइयां एलोपैथिक है, क्या आप इसको आंख बंद करके इस पे भरोसा कर लोगे, या फिर आप एक बार सोचोगे, इसका ऑल्टरनेटिव भी देखोगे, है ना। ये वो बता रहा है कि आप जो है इसके ऊपर सोचो, विचार करो और आंख बंद करके इसका इस्तेमाल मत करो। ठीक, ये सीधा सीधा उसका मैसेज है। गिविंग ग्रेटर अटेंशन टू न्यू हेट्रोजेनिक डिजीज देन टू ओल्ड डिजीज, ऐसा नहीं है, बीमारी तो बीमारी होती है दोस्तों, पुरानी बीमारी हो या नई, पुरानी बीमारियों पर भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे, पोलियो पर, डिप्थीरिया पर, निमोनिया पर, तो वो वापस से पनपेगी। उनको हमने कंट्रोल किया, उनको मारा, किल किया, तब जाके वो अब इतनी ज्यादा नहीं पनप रही है। तो सारी बीमारियां होती है। ठीक है, ये नहीं होगा, सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला हमारा पैसेज नंबर 5, इसको हम लोग 2 बार पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Poverty is a complex problem. It is far more than an economic condition. We measure it usually in terms of income, but forget that poverty embraces a whole range of circumstances, including lack of access to information and to basic services like nutritional diet, healthcare and education. It results in a loss of cultural identity and destroys traditional knowledge. Poor people become marginalized and suffer from exploitation and loss of human dignity. ठीक है, एक बार फिर इसको हम पढ़ेंगे। Poverty is a complex problem. It is far more than an economic condition. We measure it usually in terms of income, but forget that poverty embraces a whole range of circumstances, including lack of access to information and to basic services like nutritional diet, healthcare and education. It results in the loss of cultural identity and destroys traditional knowledge. Poor people become marginalized and suffer from exploitation and loss of human dignity. दोस्तों 2 बार पढ़ने पर समझ में आया कि ये जो है किसके बारे में है, पूरा गरीबी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में पूरा पैसेज है कि किस तरह से पॉवर्टी क्या होती है, कैसे पॉवर्टी से उसके दुष्परिणाम होते हैं और क्या क्या कारण हैं पॉवर्टी के, गरीबी के कारण क्या क्या है, और गरीबी जो है अपने साथ और क्या क्या इंक्लूड करती है, क्या क्या लेकर आती है। ठीक है, उसके आप बोल सकते हो कि परिणाम क्या है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं पूरा डिटेल में। देखो, पॉवर्टी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि ये जो पॉवर्टी जो है, गरीबी, ये बड़ा उलझा हुआ समस्या है। ये कोई इतनी आसान समस्या नहीं है कि आप बोलोगे कि हाँ ये गरीब है, तो आप उसके अगर कारण पता करने जाओगे कि ये गरीब क्यों है, तो उसके कारण आपको कई अनेक कारण मिल जाएंगे। आपको केवल कई बार आपको लगेगा कि ये इसके पास जॉब नहीं है, ये बेरोजगार है, तो एक बेरोजगारी एक कारण है। फिर उसको लगेगा कि इसके घर में मेंबर्स ज़्यादा है, सदस्य ज़्यादा है, तो सबका पेट उसको पालना है, जॉब करता है लेकिन इनसफिशिएंट है, जितना वो कमाता है वो काफ़ी नहीं है, तो एक वो रीज़न है। एक आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो आलसी है, वो काम कर सकता है बट वो करना ही नहीं चाहता है। एक आपको पता चलेगा कि उसकी कोई दूसरी मजबूरी है, वो उसको जॉब मिलता है कहीं और वो जा नहीं सकता वहाँ पे। और दूसरा होता है उसका एडिक्शन, हो सकता है उसको शराब का या दूसरी चीज़ों की उसको उसको लत लगी हुई है और उसके कारण वो गरीब हो रहा है, तो वो जानबूझकर गरीब हो रहा है। मानसिक, एक होता है मानसिक गरीब होना,
है ना, कि उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो सब उसने सेव करके रखा है, किसी को उधार दे के रखा है और वो खुद गरीबी में रहता है ताकि उसका पैसा आगे के लिए सेव हो जाए, तो वो मानसिक गरीबी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, पॉवर्टी इतना आसान नहीं है। आगे देखते हैं, इट इज फार मोर देन एन इकोनॉमिक कंडीशन। केवल आप इकोनॉमिक कंडीशन, सामने वाले की हालत कैसी है, उसने कैसे कपड़े पहने, उसने खाना खाया कि नहीं, उसका घर कैसा है, केवल ये 3-4 चीजों को देखकर आप ये नहीं बता सकते, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो गरीब है, पॉवर्टी है ना। फार मोर देन इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उसकी जो आर्थिक हालत है उससे कई गुना अलग दूसरे फैक्टर्स जो हैं, दूसरे जो मुद्दे हैं वो भी पॉवर्टी के लिए निर्णायक होते हैं। ठीक है, वी मेजर इट यूजुअली इन टर्म्स ऑफ इनकम बट फॉरगेट दैट पॉवर्टी एम्ब्रेसेस अ होल रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। हम कई बार पॉवर्टी को केवल कैसे मापते हैं, इनकम के हिसाब से, कि भाई जिसकी इनकम कम है वो गरीब, या इतने पैसे 2000-4000 रुपए पर मंथ से कम है वो गरीब, और उससे ज्यादा है वो अमीर। हम उस तरीके से देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं दैट पॉवर्टी इम्ब्रेसेस। अब यहां पर इम्ब्रेसेस का मतलब होता है इंक्लूड। पॉवर्टी में जो है और क्या क्या शामिल होता है, इंक्लूड मतलब शामिल होना, ठीक है। पॉवर्टी में और क्या क्या चीजें शामिल होती है, एम्ब्रेसेस अ होल रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे परिस्थितियां जो है पॉवर्टी के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या, जैसे लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लोगों को जानकारी की अभाव। कई बार क्या होता है, गरीब लोगों के लिए सरकारों का की बहुत सारी सुविधाएं होती है, मुफ्त में मेडिसिन होता है, मुफ्त में एजुकेशन दी जाती है, और उनको राशन पानी दिया जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनके लिए ये फैसिलिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं कमा पा रहे, जिनके पास जॉब नहीं है, हो सकता है कि उन्हीं के नज़दीक में या कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑफर है, उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर है, कोटा है गवर्नमेंट, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं हमारे प्रति, कैसे हम लोगों को गरीबी से उभरना है, कहाँ हमको जॉब करना है। तो कई बार इंफॉर्मेशन ना होना वो भी एक गरीबी का मुख्य कारण हो सकता है। तो एक तो लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू द बेसिक सर्विसेज, है ना, कई बार लोगों को किस चीज की जानकारी नहीं होती, बेसिक चीजों की जानकारी का अभाव होना, जैसे न्यूट्रिशनल डाइट। कई बार इंसान शरीर से गरीब हो जाता है, खाना ठीक से नहीं खाता है, उसको पता ही नहीं है कि ये खाना क्या खाना चाहिए, पता चला वो ऐसा खाना खाता है, बहुत ज्यादा उसमें खर्च करता है जो उसके लिए, उसके शरीर के लिए हानिकारक हो। तो डाइट का नॉलेज ना होना, हेल्थ केयर के बारे में उसको पता ना चलना, एजुकेशन के बारे में उसको पता ना चलना कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आगे, इट रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, और ये इसके परिणाम है दोस्तों, किसके, गरीबी के। गरीबी के कारण क्या हानियां होती है, क्या नुकसान उठाना पड़ता है, कि एक तो इंसान की जो खुद की जो पहचान है वो खत्म हो जाती है ना, उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से उसकी जो खत्म हो जाती है। डिस्ट्रॉयज ट्रेडिशनल नॉलेज, उसका जो खुद का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और पुअर पीपल बिकम मार्जिनलाइज, जो गरीब लोग हैं उनको साइड लाइन किया जाता है। मार्जिनलाइज का मतलब है साइड लाइन, समाज से उनको जो है एकदम समाज जो है उनको घृणा की नज़र से देखता है, उनको छोटे माना जाता है, उनको बिल्कुल मुख्य धारा जो है समाज की उसमें शामिल नहीं किया जाता है, उनको अलग थलग कर दिया जाता है ना, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है। और दूसरा, और वो पीड़ित होता है, सफर होता है फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड, और उनके साथ कई सारे जुल्म भी होते हैं भाई, उनको बहुत सारे जुल्म होते हैं, है ना। अगर वो गरीब है तो उनको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एंड लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, उनकी खुद की जो है डिग्निटी, मतलब उन पे कोई विश्वास नहीं करता है, ठीक है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है तो उन पे क्या है, उस पे लोगों का विश्वास उठ जाता है, कोई उस पे ठीक से उसको बड़ा काम नहीं देगा, उसको समाज में स्टेटस नहीं देगा, चाहे वो कितना भी ज्यादा टैलेंटेड हो। तो ये सारे के सारे जो है गरीबी के दुष्परिणाम है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें पॉवर्टी के बारे में बताया जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और केवल आप उसके इनकम से आप पता नहीं कर सकते हो कि, या डिसाइड नहीं कर सकते हो कि उसकी गरीबी क्या है। गरीबी के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना, जैसे कि इंफॉर्मेशन की कमी होना, न्यूट्रिशनल डाइट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों की कमी होना,
है ना। कई बार इंसान बहुत पैसे वाला होता है लेकिन उसको एक ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है कि वो हमेशा टेंशन में रहता है, तड़पता रहता है अंदर ही अंदर, तो है ना, कैंसर जैसी बीमारियां, तो उसको भी आप गरीब बोल सकते हो, क्योंकि वो उसके पास खाने के लिए सब कुछ है लेकिन वो खा नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो उससे व्यक्ति की जो पहचान है सामाजिक कल्चरल वो सारी मिट जाती है, और उसके अलावा उसको सब घृणा की नज़र से, ग्लानि की नज़र से देखते हैं, है ना, और उसको बहुत सारे जुल्म भी होते हैं, है ना, उसकी अपनी जो डिग्निटी है, अपना जो प्रभाव है वो पूरा समाज से कम हो जाता है। तो ये पूरा जो है हमारा पॉवर्टी के ऊपर बताया गया है पैसेज, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। 17th वाला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कम क्लोज टू द मीनिंग ऑफ, अच्छा इसका मीनिंग हमको बताना है, क्या होगा बताओ जरा। पॉवर्टी एम्ब्रेसेस अ होल रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, की गरीबी जो है एम्ब्रेसेस का मतलब होता है इंक्लूड, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉवर्टी जो है ये क्या क्या चीजें शामिल करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है, सभी सर्कमस्टांसेस। क्या मतलब है इसका कि देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स टू पॉवर्टी, ये हो सकता है कि भाई पॉवर्टी के जो है बहुत सारे एंगल्स हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग क्या है एंगल्स हैं, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर तो नहीं है। देयर आर सेवरल सेक्शंस इन द सोसाइटी विच आर पुअर, ये तो नहीं बोला गया है कि कुछ समाज में कुछ ऐसे सेक्शन है, सोसाइटी है जो गरीब है, ऐसा नहीं, इसका ऐसा तो नहीं बताया गया, ठीक है। आगे देयर आर सेवरल टाइप ऑफ पॉवर्टी, अलग अलग तरह की गरीबी है, ये भी नहीं बताया गया। पॉवर्टी इज सोनली एन इकोनॉमिक इशू, ये तो बिल्कुल इसके अपोजिट बात की गई, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा कि देयर आर बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स ऑफ पॉवर्टी, केवल एक तरीका नहीं है पॉवर्टी को मापने का, अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को हम माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th वाला देखो, What way do you think lack of access to information affect poor people? देखो जानकारी के अभाव से कैसे पुअर पीपल का नुकसान होता है, उनकी अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी और वो सब खत्म हो जाती है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। दे डोंट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू इंप्रूव देयर कंडीशन, बिल्कुल सही है। उनको अपनी हालत कैसे सुधारें, अपनी गरीबी से वो कैसे निजात पाएं, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, है ना, ये सही लग रहा है। दे डिडंट गेट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहां से आ गया। दे कांट गो टू स्कूल रीड बुक, ये भी नहीं है। भाई सरकार ने जो है सबके लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो फ्री है, उसमें सब लोग पढ़ सकते हैं, गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं होता है, और खास करके होता ही ऐसे लोगों के लिए जिनका इनकम कम हो, है ना, जो गरीब तबके से आते हो। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए तो सरकार ने बहुत काम किया। दे डोंट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स ऑफ गेटिंग रिच, कि अमीर कैसे बने उसकी जानकारी नहीं मिलती, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेन क्या है कि उनको अपनी हालत कैसे वो सुधारे, नॉर्मल लाइफस्टाइल वो कैसे जिए, सामान्य जो जीवन है वो कैसे जिए, उसकी जानकारी उनको प्राप्त नहीं हो पाती, उसके कारण कई बार वो गरीब रह जाते हैं, ठीक है। ये आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक कल्चरल आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारी पहचान है वो क्यों जरूरी है। तो सेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी गिव्स पीपल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये हो सकता है कि भाई जब हमारे अंदर कल्चरल, हमारी एक सांस्कृतिक पहचान होगी, एक हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होगी, तो उससे सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान भी होगा, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा, बिल्कुल हो सकता है। कल्चरल आइडेंटिटी डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ पुअर, नहीं, कैरेक्टर ऑफ पीपल होता है दोस्तों। अगर यहां होता कल्चरल आइडेंटिटी डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन होता तो सही होता, पुअर पीपल का ही जरूरी थोड़ी, सभी का डिफाइन करता है, तो ये रॉन्ग। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव कल्चरल आइडेंटिटी टू गेट जॉब, केवल जॉब्स पाने के लिए आइडेंटिटी होना चाहिए, ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं किया। इट इज यूजफुल टू हैव कल्चरल आइडेंटिटी बिकॉज इट ब्रिंग्स योर सक्सेस, कैसे, ऐसा नहीं है कि सक्सेस तो जो है हार्डवर्क पर निर्भर करती है, डायरेक्शन पर निर्भर करती है, केवल कल्चरल आइडेंटिटी पर नहीं करती है। और पैसेज के हिसाब से फर्स्ट वाला सही है दोस्तों, ठीक है ना, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है कि सेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो हमारे अंदर एक आत्मसम्मान का भाव और आत्मविश्वास का भाव जो है वो पैदा करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कम क्लोजेस्ट टू द सेंटेंस, इसका मीनिंग बताओ जरा। पुअर पीपल बिकम मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज का मतलब उनको अलग थलग कर दिया जाता है, उनको
समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको साइड लाइन किया जाता है। दे आर नॉट गिवन एनी बेनिफिट ऑफ ने गवर्नमेंट स्कीम्स। अच्छा, ये मैनी है, उनको जो है गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं दिया जाता, ऐसा तो नहीं है दोस्तों, सरकार तो जो है गरीबों के लिए ही स्कीम बनाती है। दे आर इग्नोर्ड बाय द रिच पीपल, जो रिच लोग हैं उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये हो सकता है। दे आर द मोस्ट इग्नोर्ड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये लेकिन रिच पीपल ही केवल इग्नोर नहीं करते दोस्तों, दूसरे लोग भी इग्नोर कर देते हैं। तो दे आर द मोस्ट इग्नोर्ड एलिमेंट, जो पूरे समाज में, पूरा समाज उनको इग्नोर कर देता है, कि समाज में जो है सबसे ज्यादा उनको साइडलाइन किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है ना, ये इसका मीनिंग है बिकम मार्जिनलाइज। तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है ना। दे आर द मोस्ट डिस्पोज्ड एलिमेंट, डिस्पोज नहीं होगा दोस्तों, डिस्पोज का मतलब एकदम फालतू है ना, तो फालतू एलिमेंट है वो, ऐसा नहीं है। इग्नोर्ड एलिमेंट है, फालतू नहीं होते हैं, बट उनको जो है नजरअंदाज किया जाता है समाज में, तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What do you think is the tone of passage? ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका टोन क्या है, टोन का मतलब है इसका सेंस क्या है, इस पैसेज के माध्यम से ये जो राइटर है, ऑथर है, ये क्या हमको बताना चाह रहा है, इसका सेंस क्या है। तो देखो ऑब्जेक्टिव बट क्वेरुलस, क्वेरुलस का मतलब होता है बिल्कुल एंगर स्प्रेड करने वाला, एंगर एकदम गुस्सा दिलाने वाला, एकदम हमको बिल्कुल गुस्सा दिलाने वाला, वो सेंस है क्या, नेगेटिव सेंस नहीं है दोस्तों, एक पॉजिटिव सेंस है इसमें। डिस्क्रिप्टिव एंड इम्पैशनेट, डिस्क्रिप्टिव तो ठीक है, लेकिन इम्पैशनेट मतलब बिल्कुल उतावलापन है उसके अंदर, है ना, बिल्कुल उतावलापन है, गुस्सा है ना, ये इम्पैशनेट का मतलब होता है एंगर, तो ये भी हमको जो है सही नहीं लग रहा है। आर्ग्यूमेंटेटिव एंड क्रिटिकल, तो आर्ग्यूमेंट करने वाला, बहस करने वाला, ठीक है, तो बहस ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। यहां पर आप देखो ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल, देखो क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचक, आलोचना, तो आलोचना तो इसमें की गई है दोस्तों, किसकी की गई है, गरीबों की, कि भाई आप लोग जो है केवल पैसे आपको कम मिल रहे हैं, सैलरी आपको कम मिल रही है, इसलिए आप गरीब नहीं हो, आप इसलिए भी गरीब हो कि आपको एक्चुअल में गरीबी से उभरने की जो जानकारियां चाहिए उसको प्राप्त करने की आप कोशिश नहीं करते हो, जानकारी ऑलरेडी है पर आप कभी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ाते हो, अपना नॉलेज अपना नहीं बढ़ाते हो, तो ये गलती किसकी है, ये आपकी गलती है। तो यहां पर एक आलोचना की गई। और दूसरा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पसफुल, ठीक है, तो पूरा ये जो पैसेज है दोस्तों एक मकसद से बनाया गया, एक गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, इसका लेखक का जो एक गोल है, एक पर्पस है, क्या पर्पस है कि लोगों को इस चीज से जागरूक करें, सचेत करें कि आप जो है अपना इंफॉर्मेशन भी बढ़ाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं कि किस तरीके से अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किस तरीके से उससे उभरना है, उस सब के बारे में ज्ञान आप प्राप्त करें, ये इनका एक पर्पस था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है डी वाला जो है हमारा बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू हो रहा है और इसका डायरेक्शन दोस्तों अगर शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बताऊं, आपके जम्बल्ड के क्वेश्चंस ये आने वाले हैं, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस है दोस्तों ये आपके। अब इसमें करना क्या है, इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, दो चीजों पर निर्भर करता है। देखो हर एक क्वेश्चन में जो है आपको एक स्टार्टर दिया जाएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट में जो नहीं है सबसे टॉप पर जो लिखा हुआ है दोस्तों वो आपका क्या है, स्टार्टर है, मतलब ये आपका फर्स्ट स्टार्टर है और उसके बाद आपको जो है कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हमको इसके बाद में जो फर्स्ट स्टार्टर हमारा सेकंड स्टार्टर क्या आने वाला है वो हमको देखना है। तो सबसे
सबसे पहले हमको देखना है कि शुरुआत क्या होगी, या हमारा जो स्टार्टर है उसके जस्ट बाद में कौन सा पॉइंट आने वाला है। पहली ट्रिक तो ये, और दूसरा है दोस्तों हमको जो है सही पेयरिंग बनाना है। अब वो जो पेयरिंग है दोस्तों वो ग्रामर के हिसाब से हो सकती है, ठीक है ना, ग्रामर के हिसाब से पेयरिंग हो सकती है, या फिर सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से वहां पर हम लोग पेयरिंग बना सकते हैं। तो पूरा चलिए डिटेल में देखते हैं, दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, पूरा ब्रीफ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है, उसके साथ साथ जो है आपका दोस्तों ट्रिक के तरीके से भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन देखो आप क्या लिखा है, द अनमैरिड आंट, द अनमैरिड जो कुंवारी आंट जो है उनके बारे में बात यहाँ पर हो रही है। 4 पॉइंट P, Q, R और S आपके पास में है, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। क्या आना चाहिए पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस, दूसरा हु स्टेज विद अस, तीसरा बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइव्स एंड देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेंबर्स। तो देखो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों, अनमैरिड आंट की, और ये हमारा है सब्जेक्ट, ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। और उसके बाद आप देखो इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल आपका सेंस में आ रहा है। अच्छा इसको हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ी हम स्पेस कर लेते हैं दोस्तों। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि हमको जो है स्टार्टर देखना है और पेयरिंग बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें आप देखो कि सबसे पहले क्या है, या तो आपका सेंटेंस ऐसा होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद जो है सीधा वर्ब, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। या फिर दोस्तों एक ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट और आरपी, आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कोई है तो वो लगने वाला है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद उसका जो भी एक्स्ट्रा चीज है, उसके बाद हमारा वापस से मेन वर्ब, ठीक है, वापस मेन वर्ब, और उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द, वो उस तरीके से बन सकता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वो बहुत सारी परेशानी क्रिएट कर रही है, किसके लिए, हमारे लिए, फॉर अस, तो ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, हु स्टेज विद अस। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ कि ये जो हु है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हु रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, और पर्सन हमारे चारों पॉइंट के अंदर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, और वो व्यक्ति कौन है, आंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट जो है, इसके जस्ट बाद क्या आने वाला है, रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला है। इसका मतलब स्टार्टर जो है, सेकंड स्टार्टर जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, क्यू, क्यू से हमारा आंसर जो है वो शुरू होने वाला है। इसका मतलब देखो क्यू से शुरू होने वाला है, ये हो सकता है, ये या फिर ये हो सकता है। ये दोनों पॉइंट हमारे कैंसिल हो गए, कौन से वाले, सी वाला पॉइंट कैंसिल, डी वाला पॉइंट कैंसिल। क्यों कैंसिल, क्योंकि स्टार्टिंग जो है पी और एस से हो रही, जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। तो दो आंसर हमारे पास आ गए। अब हमको पेयरिंग बनाना है। देखो कि पेयरिंग क्या होगी दोस्तों, या तो QS होने वाला है या फिर QP होने वाला है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखते हैं Q और S होगा या नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, माय अनमैरिड आंट हु स्टेज विद अस, ठीक, उसके बाद एंड देयर इज, ध्यान देना, माय अनमैरिड आंट हु स्टेज विद अस, कि जो कि हमारे साथ रहती है, और देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेंबर। देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, माय आंट की, जो हमारे साथ रहती है, और वहां पर फैमिली मेंबर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। जाहिर सी बात है, देखो यहां किसी और की बात हो रही है, यहां पे एंड करके जोड़ रहे हैं दोस्तों। एंड हम लगाते हैं तो सेम सेंस लगाते हैं, एंड के दोनों तरफ जो है क्या होता है, एंड के दोनों तरफ सेम सेंस लगाया जाता है। अब यहां कुछ और ही सेंस आ रहा है, यहां बता रहा है कि वो हमारे साथ रहती है और कुछ और काम करती होगी इस तरीके से, लेकिन कुछ और बोला जा रहा है कि एंड देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब कि Q और S का पेयर आपका नहीं है दोस्तों, QS वाला रॉन्ग, और राइट आंसर हमारा B वाला। इतने आसानी से ट्रिक के तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में हमने आंसर ले आए, ठीक है। तो ये तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, अगर अप्रोच सही आपका हुआ ना दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। QPSR हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे QPSR के हिसाब से। देखो क्या लिखा है, माय अनमैरिड आंट
who stays with us is creating a lot of problem for us and there is a misunderstanding among family members। तो पूरा मीनिंग वाइज हर तरीके से देखो ये, and there is a misunderstanding between family members because, देखो क्यों है मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिली मेंबर के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है ये प्रश्न, इसका आंसर देखो, बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइव्स की, क्योंकि उनका जो इंटरफेयरिंग बीच में टांग अड़ाने का या वो बीच बीच में दखल अंदाजी करने का जो स्वभाव है उसके कारण। तो देखो आपका दोस्तों पूरा क्लियर एस और आर का भी पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या अप्रोच हमने यूज किया? बिल्कुल इसी अप्रोच से, इसी पेयरिंग बना के चलना है बहुत आसानी से। जो पेयर में फिट नहीं हो रहा है उसको क्रॉस करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। दोस्तों ये हमारा स्टार्टर है, फर्स्ट स्टार्टर है, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है क्या होगा। तो देखो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसके बाद इन एनी, ठीक है, कोर्ट ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। आगे व्हाटसोएवर शैल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। अच्छा थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखते हैं, पेयरिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, ठीक है, शैल बी इनिशिएटेड एंड कंटिन्यूड अगेंस्ट दी प्रेसिडेंट कोर्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हाटसोएवर। अच्छा नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ध्यान दो दोस्तों ये क्या लिखा है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, आईएनजी वाला कभी भी जब जेरेंट, ये आपका एक तरह से जेरेंट है दोस्तों, ये आपका आईएनजी वर्ड है, ठीक है, वर्ब आईएनजी वर्ड है, आप इसको जेरेंट को आप बोलते हो आईएनजी वर्ड्स। ये आईएनजी वर्ड्स हैं जिसको हम लोग या तो नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसको ये आपका नाउन की तरह यूज किया है और सब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। अब देखो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट या तो होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो भी मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है टेंस के हिसाब से वो होने वाला है और अदर वर्ड्स होने वाला है, या तो ये होगा या सिंपल सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब उसका कोई फॉर्म और उसके बाद जो है दूसरे कोई शब्द। ये आपका जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जनरल स्ट्रक्चर यही होता है। अब देखो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ during his tenure of office whatsoever shall be initiated continued against the president। और चलिए यहां हमको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। मैं आपको एक और दूसरा ट्रिक बताता हूं, एक दूसरा तरीका बताता हूं। देखो यहां क्या लिखा है, shall be, ये देखो shall be initiated और continued against the president और the governor। तो देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये और का ऑप्शन है, ठीक है, और के बाद कोई एक ऑप्शन या तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, किसी के भी खिलाफ, है ना। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि आर, ध्यान देना, आर और एस का आपका पेयर है ना। आप मीनिंग में मत जाओ, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस पेयर ढूंढ लो। आप ये ढूंढ लो कि कौन से दो पॉइंट बिल्कुल आने वाले हैं। देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर एक जैसा लग रहा है, मतलब आर और एस का पेयर है। अब आर एस का पेयर हमारे सामने है और आर एस देखते कहां पर है, ये देखो यहां पर आर एस का पेयर है और यहां पर आर एस का पेयर है, उसके अलावा आर एस जो है वो नहीं है। इसका मतलब सी कैंसल, डी कैंसल, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा ए और बी वाला। अब देखते हैं, तो अब हमको जो है फर्स्ट स्टार्टर देखना है कि शुरुआत हम किससे करें, क्यू से शुरू होगा या फिर पी से शुरू होगा, ठीक है ना। क्यू से शुरू होगा या फिर पी से शुरू होगा, देखते हैं। क्यू में क्या है देखो, तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट, देखो दोस्तों ध्यान देना, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट ड्यूरिंग, अच्छा चलो यहां तक ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोर्ट, मान लो कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, तो ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो हिज, यहां हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हिज कहां से आ गया, है ना। हिज तो पर्सन के लिए यूज होता है। इसका मतलब दोस्तों पी हमारा जो है फर्स्ट स्टार्टर नहीं है, मतलब आंसर हमारा PQRS, PQRS। आप इसको PQRS बोलो या फिर अगर ऑप्शन में है नो
नो अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट जो भी है, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, इस तरह का भी अगर ऑप्शन है तो वो भी आपका सही होगा। ठीक है, PQRS हमारा आंसर है, कोई भी करेक्शन इसके अंदर नहीं चाहिए। देखो पढ़ो, तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस व्हाटसोएवर शैल बी, मतलब ये देखो व्हाटसोएवर यहां इस तरीके से बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में उसके टर्म के टाइम चाहे कुछ भी हो जाए, शैल बी इनिशिएटेड, उसको इनिशिएट नहीं किया जाएगा। और कंटिन्यूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट नहीं किया जाएगा, ना तो उसको इनिशिएट किया जाएगा ना उसको जारी रखा जाएगा, किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के या फिर गवर्नर के खिलाफ। तो मीनिंग वाइज बिल्कुल यहां पर सही है, कोई भी अरेंजमेंट जो है हमको यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, बी वाला हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द डेंटिस्ट, ये हमारा स्टार्टर है, ठीक है ना, ये स्टार्टर हो गया। आगे देखते हैं, विद सीवियर टूथ एक, यहां क्या लिखा है, विद अ सीवियर टूथ एक व्हेन ही वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ एंड रिलीव्ड हिज पेन, क्या होना चाहिए दोस्तों, देखो यहां क्या बोला जा रहा है, द डेंटिस्ट, अगर मैं बोलूं कि हाँ पी मेरा स्टार्टर होगा तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही होने वाला है। विद अ सीवियर टूथ का मतलब होता है दांत का जो दर्द होता है ना, उसको बोलते हैं। तो डेंटिस्ट का ही दांत दर्द कर रहा है, ऐसा सेंस हो रहा है क्या भाई, डेंटिस्ट के यहाँ लोग आते हैं, ये पेशेंट आते हैं अपने दांतों का इलाज करवाने, तो डेंटिस्ट में ही कोई दांत का अगर दर्द होगा तो वो दूसरों का क्या इलाज करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मीनिंग वाइज सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब पी जो है वो हमारा स्टार्टर नहीं है। अब देखते हैं क्या क्यू हमारा स्टार्टर होगा। देखो, द डेंटिस्ट व्हेन ही वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल, अब क्या डेंटिस्ट को ही हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा या फिर डेंटिस्ट के यहां किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। जाहिर सी बात है, डेंटिस्ट को उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, है ना, मीनिंगलेस है, इसका मतलब क्यू स्टार्टर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, है ना, आसान तरीका। फिर देखते हैं, अब देखो दोनों जगह हमारे पास बचा क्या, आर, तो एक चीज समझ में आ रही कि आर सेकंड स्टार्टर है। देखो, द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ, ये हो सकता है, डेंटिस्ट जो है उसने क्या किया, उसने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब निकाला, क्या निकाला, मनीष का दांत निकाला, किसका दांत, मनीष का दांत। अब दोस्तों या तो आर के बाद एस होना चाहिए या फिर आर के बाद क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। देखते हैं आर एस होगा कि नहीं। तो देखो क्या लिखा है, डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ, मनीष का जो दांत है वो डेंटिस्ट ने निकाला। आगे, एंड रिलीव्ड हिज पेन, उसका दांत निकाला और रिलीव किया। देखो एक चीज देखो दोस्तों, यहां क्या लिखा है, एक्सट्रैक्टेड, उसके बाद क्या आ गया, चलो एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ हो गया, उसके बाद देखो क्या है, एंड है ना, एक्सट्रैक्टेड डैश 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 और उसके बाद एंड। ठीक है, अब एंड का मैंने बताया था कि सेम सेंस आएगा, अगर यहां पास्ट टेंस चल रहा है, यहां पास्ट का आपका वर्ब है, इसका मतलब एंड के बाद में यहां पर भी पास्ट का वर्ब होगा। क्या होगा दोस्तों, यहां पर भी पास्ट का वर्ब होगा, मतलब यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। मतलब ये देखो एंड रिलीव्ड, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बीच में एंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब 100% आर के बाद एस आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, आर के बाद एस आ रहा है और आर एस आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। क्यों, क्योंकि उधर आर एस वाला जो ऑप्शन था वो तो हमने कैंसिल कर दिया, ये आर एस का ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो गया, आर हमारा स्टार्टर ये डिसाइड हो गया, आर के बाद एस आता है, मतलब आंसर हमारा आर एस पी क्यू। ठीक, आंसर आर एस पी क्यू हमारा आ गया दोस्तों, डी वाला रॉन्ग। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ एंड रिलीव्ड हिज पेन। ठीक है, रिलीव्ड हिज पेन, उसके बाद कैसे, विद अ सीवियर टूथ, उसका जो दर्द जो था। ठीक है, तो द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ एंड रिलीव्ड हिज पेन विद अ सीवियर टूथेक व्हेन ही वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है।
कि ये हमको सीख तो लग रहा है लेकिन बीच में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वापस थोड़ा सा ट्राई मारते हैं। ये ठीक लग रहा है लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको जो है क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कौन सा किया था हमने, आर से हमारा जो है स्टार्टर ये हमने देखा था, है ना। अब देखते हैं, फिर से देखते हैं। ठीक है, ये तो कट हो गया। अब देखो आरक्यू का एक बार समझ लेते हैं, इसीलिए बड़ा ध्यान से इसको करना पड़ता है, एकदम जल्दीबाजी नहीं। लास्ट में एक मेरा तरीका आप लोग अपनाओ कि कभी भी आप गलती नहीं करोगे। एक बार आपने आंसर फाइनलाइज किया, उसको एक बार रीड जरूर करो पूरा स्टार्टिंग से, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। देखते हैं आरक्यू का क्या है। देखो आर में क्या है, द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ। ठीक है, उसके बाद व्हेन ही वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल, द डेंटिस्ट extracted Manish tooth when he was brought to hospital with a severe ache। ठीक है, उसके बाद with a severe एक मिनट फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको हमको। The dentist extracted Manish tooth, ठीक है, when he was brought to hospital with a severe toothache and relieved his pain। तो ये भी रॉन्ग लग रहा है ना, मतलब ये हमारा राइट सी है। ठीक है, सी वाला हमारा एक्यूरेट आंसर है, पर दोनों को हमको कंफर्म किया हमने और जो मोस्ट करेक्ट ये आ गया हमारा। ठीक है, द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ एंड रिलीव्ड हिज पेन, ठीक है, विद अ सीवियर टूथएक व्हेन ही वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल। बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, सी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 25th वाला, द एक्ट्रेस। अब ये हमारा क्या है दोस्तों, एक्ट्रेस सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन निकाल लो। सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। आगे द एक्ट्रेस हैज बीन सिलेक्टेड। देखो एक्ट्रेस है तो उसके साथ हैज वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। सिंगुलर वर्ब पढ़ते हैं। हैज बीन सिलेक्टेड एज अ बेस्ट हीरोइन हु इज द डॉटर ऑफ अ फेमस मेल सिंगर ऑफ द ईयर। देखो यहां पर वापस मैं बताता हूं, या तो क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। ठीक है, या तो ये स्ट्रक्चर चलेगा। अगर दोस्तों ध्यान देना, अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। सब्जेक्ट, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर डैश 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 और भी जो सेंटेंस आया, उसके बाद मेन सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसका, सब्जेक्ट का, और उसके बाद जो है अगर मेन वर्ब आया या जो भी अदर वर्ड्स हो गया, है ना, इस तरीके से। तो अब यहां पर आप देखो कि रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी के लिए आएगा, और वो कौन है, देखो हु के लिए आ रहा है, तो हु इज डॉटर। अब डॉटर है मतलब फीमेल है, अब फीमेल यहाँ पर एक ही हो रहा है, एक्ट्रेस, है ना, जाहिर सी बात है। हु यहाँ पर और कोई इंसान तो है नहीं हम जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही की बात कर रहे हैं, किसकी, एक्ट्रेस की। तो जाहिर सी बात है हमारा फर्स्ट स्टार्टर जो है वो क्या है, हु से स्टार्ट करेंगे। तो देखो द एक्ट्रेस हु इज द डॉटर ऑफ अ फेमस मेल सिंगर, जो कि एक बहुत ही फेमस मेल सिंगर की बेटी है। इसका मतलब आर से दोस्तों शुरुआत हो रही है, आर से शुरुआत, बाकी सारे रॉन्ग। बिल्कुल तुरंत कट कर दो, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं भाई, स्टार्टर मिल गया और हम लोग इस चीज के लिए 100% कंफर्म हो गए कि यही हमारा फर्स्ट स्टार्टर है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। देखो द एक्ट्रेस हु इज द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर, आगे देखो हैज बीन सिलेक्टेड, ध्यान देना, हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर। बिल्कुल सही है, हीरोइन ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, इस तरीके से ही बोलते हैं, है ना। तो ऑफ द ईयर इसके साथ बिल्कुल सही लग रहा है, ए वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 वाला क्वेश्चन आपके सामने। लास्ट समर, ये हमारा स्टार्टर है। ठीक, लास्ट समर एवरी डे केप्ट पेस्टरिंग अ प्रिटी गर्ल, वन परसिस्टेंट एडमायरर विथ फोन कॉल्स। ठीक है, देखो लास्ट समर मतलब पिछले समर की बात हो रही है
पिछले गर्मियों की बात हो रही है। ठीक है, तो लास्ट समर आया, इसका मतलब पूरा पूरा सेंटेंस आपका सेकेंड फॉर्म में है, और ये देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये बराबर है। लेकिन अब लास्ट समर है, अब इसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ये तो आपका क्या है, ये आपका एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसके बाद जो है दोस्तों क्या होता है कि पूरा सेंटेंस फिर से शुरू होता है, मतलब ये आपने लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, उसके बाद सेंटेंस फिर शुरू होगा। इसका मतलब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब इसके आगे फिर से कोई सब्जेक्ट होगा, कोई नाउन में सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब मुझे बताओ कि नाउन कहाँ है, एवरीडे नाउन नहीं है। देखो एवरीडे तो ये भी टाइम के लिए है, और लास्ट समर ये भी टाइम डिनोट करने के लिए है। केप्ट पेस्टरिंग ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या, क्यों नहीं होगा, लास्ट समर केप्ट। अब समर कोई इंसान तो है नहीं जो वो पेस्टरिंग द प्रिटी गर्ल उसको परेशान करते आएगा। पेस्टरिंग का मतलब होता है, पेस्टरिंग का मतलब होता है परेशान करना, पीछा करना। ठीक है, परेशान करना या पीछा करना। तो क्या ऐसा होगा कि लास्ट समर, पिछला समर जो है वो कंटिन्यूसली पीछा करते आ रहा है, परेशान करते आ रहा है। समर गर्मी कैसे परेशान करेगी किसी प्रिटी गर्ल को, है ना, जाहिर सी बात है, क्यू स्टार्टर नहीं है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। फिर क्या होगा कि लास्ट समर एवरीडे, हर दिन, है ना, लास्ट समर एवरीडे। मैंने क्या कहा कि हमको कोई नाउन चाहिए, कोई सब्जेक्ट की तरह चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या पता चल रहा है, आर, है ना। लास्ट समर वन परसिस्टेंट एडमायरर, ये आपका सब्जेक्ट है कि एक बहुत ही परसिस्टेंट, मतलब बहुत एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसका एडमायरर, उसका चाहने वाला, उसका फॉलोवर। ठीक है, उसका फॉलोवर, उसने क्या किया, ठीक है, वन परसिस्टेंट एडमायरर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पता चला, उसके बाद आना चाहिए क्या दोस्तों, वर्ब। तो ये लग रहा है हमको, देखो आर स्टार्टर है, अभी आर यहां भी है और आर यहां भी है, और उसके बाद मैंने कहा था कि सब्जेक्ट और फिर क्या आना चाहिए, वर्ब। और क्योंकि ये लास्ट है तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जाहिर सी बात है वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारे पास एक ही जगह है। इसका मतलब दोस्तों आर के बाद जो है कौन सा पेयर बन रहा है, क्यू का बन रहा है। आर क्यू का पेयर आपके सामने है दोस्तों। आर क्यू का पेयर जो है केवल एक जगह है। ठीक है, कहां पर है, आर क्यू यहां पर है, ये हमारा आंसर, यहां नहीं, यहां नहीं, ये कैंसिल। ठीक है, इतने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप पढ़े, बिल्कुल सही जाएगा। देखो क्या लिखा है, लास्ट समर वन परसिस्टेंट एडमायरर केप्ट पेस्टरिंग अ प्रिटी गर्ल विथ फोन कॉल्स एवरी डे, कि वो कंटिन्यूसली वो क्या करता आ रहा है, एक प्रिटी गर्ल, एक सुंदर लड़की को जो है वो परेशान करता आ रहा है, फोन कॉल से, बार बार फोन करता आ रहा है, हर दिन वो जो है फोन कॉल्स एवरीडे वो करता आ रहा है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने